बच्चों ध्यान दो। सबसे पहले मैं कंपनीज एक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी टेक्निकल आते हैं। गौर से सुनना, मैं जो बोलूंगा डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। इसकी भी आवाज होगी। कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, ये डेफिनेशन हो गई। कंपनी क्रिएट होती है सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ में, ये तो अपने को पता है। मैं जो बोलूंगा याद से सुन लेना, भूलना मत। परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील जो ऑप्शनल है, इसका अपन अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं 2015 कंपनीज रूल के हिसाब से ऑप्शनल है। क्लियरली कहता है कि अगर कॉमन सील अवेलेबल नहीं है तो दो डायरेक्टर की साइन लगेगी, इट इज एज इक्वल एज कॉमन सील। और डायरेक्टर अगर अवेलेबल नहीं है, दो, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फीचर्स क्या है एग्जाम में पूछ लो आप लोग। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है अंडर दिस एक्ट, आर्टिफिशियल पर्सन है, फिक्टिशियस पर्सन है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट है, लोन रेस कर सकती है, लाइबिलिटीज एंटर कर सकती है, स्यू कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन बहुत फेमस केस है, अपने मेंबर के द्वारा मेंबर की लाइबिलिटी अलग, कंपनी की लाइबिलिटी अलग। परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर आते जाएंगे जाते रहेंगे, कंपनी को मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेंडिटी से फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितने अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। और गारंटी वाली में जितनी आपने गारंटी दी उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी, जो मेमोरेंडम में साइन करके आपने दिया था। जो अनपेड अमाउंट वाली लाइबिलिटी है वो कब होती है बताओ? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। और जो गारंटी वाली लाइबिलिटी है वो कब अराइज होती है? वाइंड अप के टाइम पर। तो कौन सी सर्टेन है? अनपेड अमाउंट वाली सर्टेन है, गारंटी वाली अनसर्टेन है। कॉमन सील, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। कंपनीज रूल 2015 के हिसाब से देख लेंगे आप, कंपनी एक्ट 2015 बता दिया। दो डायरेक्टर, अगर दो डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी है ना। वेयर कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, दो नंबर मिल जाएंगे लिखने पर, आप भूलना मत। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है सेक्शन 44 के अनुसार। पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे एज पर आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है। ओनरशिप किसके पास में? शेयर होल्डर्स। और मेंबर्स के पास में कौन है? और ओनरशिप किसके पास में? मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। और मैनेजमेंट किसके पास में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेपरेट प्रॉपर्टी है मक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस में। कंपनी का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी का, वो मेंबर्स के पास में नहीं होगा। कंपनी का ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी के पास में ही होगा। कंपनी की प्रॉपर्टी बर्बाद होने पर या इंश्योरेंस मिलने पर मेंबर उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ये हो गया। उसके बाद में कॉर्पोरेट विल पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। कॉर्पोरेट विल क्लियरली बोलता है कि जहां कंपनी को आइडेंटिफाइड किया जाएगा एक सेपरेट एंटिटी उसके मेंबर के द्वारा, मेंबर अलग कंपनी अलग। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब कहाँ होता है? जब हम कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं उस एंटिटी को, और उसके पीछे जो व्यक्ति है, रियल पर्सन है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम लोग सामने लेके आते हैं। कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कॉर्पोरेट विल को हटाना है या नहीं हटाना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कंपनी की आइडेंटिटी को फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। के बहुत सारे केसेस थे, आपको भूलना नहीं होगा। आपके नोट्स में डिटेल में दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी का टैक्स बचाने के लिए कंपनी को यूज कर रहा है दिन जमाने पिटेड, तो आप कंपनी की कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दोगे, है ना। अगर कोई फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कर रहा है तो गर्लफ्रेंड मोटर वर्षा वाला एक्स एम्प्लॉय रहता है, वो उसका इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर कोई ट्रेडिंग एनिमी से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंपनी कहाँ बन रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी को चला रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, तब वो एनिमी कहलाती। ये अपने वर्कमैन अपने एम्प्लॉयज का बोनस नहीं देना था, इसलिए उन्होंने एक नई कंपनी बना के उसको शेयर्स दे दिए, उसके शेयर्स खरीद लिए। और आप सब्सिडरी बना रहे हो कुछ एडवांटेज के लिए, सरकार से कोई एडवांटेज लेना है अगर आपको तो। फिर ये लाइबिलिटी वाली कंपनी है, भूलना नहीं है। पब्लिक कंपनी जो है 271 क्लियरली कहता है पब्लिक कंपनी मतलब इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम बेट ऑफ शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब रहेगा हमेशा। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो आपको पता है। और एक ध्यान रखना, सब्सिडी प्रोवाइडेड डेट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं होगी। क्लियर है? देखो क्या लिखा उसमें, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझा दूं मैं, अगर कोई पब्लिक कंपनी ने किसी और प्राइवेट कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाई तो ये भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, ये उसका कहने का मतलब है। सिर्फ ये अपने आर्टिकल्स को फॉलो कर सकती है, अपने आर्टिकल्स को फॉलो कर सकती है। ये लिखा है ना, ये बार पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी कौन होगी? जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल ने रिस्ट्रिक्ट किया उसको ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स को। उसके मेंबर्स भी कितने हैं? 200 लिमिटेड है, उसमें कौन कौन नहीं आते? जॉइंट होल्डर्स एक काउंट होता है, एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, एक्स एम्प्लॉयज भी नहीं आएंगे। और वो लोग सिक्योरिटीज भी प्रोहिबिटेड है, ऑफर नहीं दे सकते।
है ना? आपने तब शेयर खरीदा था जब आप एम्प्लॉय थे। अब आप कंपनी से जा चुके हो, तो आपने तब खरीदा था जब आप एम्प्लॉय थे, अब 200 में नहीं आओगे। एक्स एम्प्लॉय भी नहीं आएंगे। व्हाट इज एक्स एम्प्लॉय? जो अभी एम्प्लॉय नहीं बट पहले थे, वो भी नहीं आएंगे 200 में। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हम लोग इसको बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ चुके हैं। ये लाइबिलिटी अराइज कब होती है बेटा? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये कब होती है? एट द टाइम ऑफ फाइंड अप। होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट बहुत शानदार कंपनी है, हम लोग डिटेल में। लिस्टेड कंपनी का बड़ा इजी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है ना, या इंटेंट टू बी लिस्टेड है, उसको हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? मैं एक लाइन लिखी है, जो कंपनियां लिस्टेड है या इंटेंट टू बी लिस्टेड है, उनको जब तक सेबी से नहीं पूछा जाएगा, आप उनको लिस्टेड कंपनी नहीं कहोगे, सेबी से पूछ के करना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी जैसे डेफिनेशन है। फॉरेन कंपनी यहाँ आ जाते हैं स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी में तो ये अमेंडमेंट आ चुका है 4 और 40 का ना, 4 और 40 करोड़ का अमेंडमेंट आ चुका है। 4 करोड़ एंड 40 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, है ना? 2 क्लाउज 85। आपको यही ढूंढना है बेसिकली एग्जाम में। ये मत कंफ्यूज होना, यहाँ पर मत कंफ्यूज होना, ये सब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। लिख के जरूर आना है डेफिनेशन, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है। कौन कौन सी कंपनियों को हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं कहते? पब्लिक कंपनी को होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट और एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट। 1 पर्सन कंपनी आ गया। 1 पर्सन कंपनी में अगर तुमको डायरेक्ट पूछो, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछो, 1 पर्सन कंपनी होगी, वहां जहाँ एक ही मेंबर होगा। 3(1)(c) क्या बोलता है? एक एक प्राइवेट कंपनी है, जो जो प्राइवेट कंपनी को प्रोविजन लगेंगे वो 1 पर्सन कंपनी को भी लगेंगे। सिंपल है, एक ही व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का नाम मेमोरेंडम में लिखा होगा, उसके मरने पर दूसरा व्यक्ति जो होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा। प्राइवेट कंपनी में जैसे मिनिमम कितने लोग होते हैं? 2। 1 पर्सन मिनिमम कितने होते हैं? 1। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही है। इसमें एक ही डायरेक्टर होगा, उसके प्रोविजंस है। आपके मेमोरेंडम में उस व्यक्ति का नाम होना, अदर पर्सन का जो एज ए नॉमिनी रहेगा वहां पर, जो सब्सक्राइबर के डेथ के बाद में उसको संभालेगा, बिकम मेंबर। ठीक है? जिस व्यक्ति को आप सब्सक्राइबर नॉमिनी बनाओगे, उसकी कंसेंट ले लेना, उसकी कंसेंट को फाइल कर देना आरओसी के पास में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एज ए मेंबर चेंज करना है, उस व्यक्ति का नाम उसको हटाना है, तो आपको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। और कंपनी फिर वो बात किसको बताएगी? रजिस्ट्रार को, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कर रहे हो कंपनी के लिए कर रहे हो आप। तो ऐसा कोई भी चेंज मेमोरेंडम का चेंज नहीं माना जाएगा। नॉर्मल चीज है, क्योंकि कौन बनेगा मेंबर? जो नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा, एंड बोल रहा है रेजिडेंट इन इंडिया है। इंडियन सिटीजन तो होना ही, नेचुरल पर्सन तो होना ही, साथ में इंडिया में कितने दिन रहा है तू? अगर कम से कम 120 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो मेंबर भी बन सकता है और तो नॉमिनी भी बन सकता है। एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी नहीं रहेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको। अगर हमें पता चला कि एक व्यक्ति ऑलरेडी एक ओपीसी में मेंबर है, सही में, और किसी और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी है ना? क्या बोल रहा है वो? अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी में है ना, मतलब नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर ऑफ वन ओपीसी इन अदर सच कंपनी बाय बीइंग अ नॉमिनी ऑफ वन अदर सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज। आप दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकते, एक कंपनी में मेंबर हो सकते, दोनों कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते, दोनों कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकते। और ये बात आपको कितने दिन के अंदर जैसे एग्जांपल है, एक व्यक्ति है, 2 कंपनी में ओपीसी में मेंबर हो गया हो, है ना, 2 कंपनियों में, तो बोल रहा है जैसे अब ये तो बंद तो गए अनफॉर्चुनेटली, तो 180 दिन में चूज कर लेना किस में मेंबर रहना है और किस में नॉमिनी रहना है, वो बोल रहा है। कोई भी माइनर नहीं रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट वाले। बोलना मत भाई, इजी है। प्राइवेट कंपनी के कुछ एग्जाम्पशंस है, भूलना नहीं है। 2 और मोर पर्सन, 7 पर्सन इसमें रहेंगे। इसमें 2 डायरेक्टर से ज्यादा, मैंने मिनिमम 2 चाहिए, इसमें मिनिमम 3 चाहिए। प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, इनको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इनको ये सब कमिटीज बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस बिटवीन है, भूलना मत आप लोग, बहुत ईजी है। मेंबरशिप का है, मैक्सिमम मेंबरशिप का है, ट्रांसफरेबिलिटी का है, बहुत ईजी है। प्रोस्पेक्टस का है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का है, और एग्जाम्पशंस का है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको पता है, वाइंड अप। ठीक है? जिस दिन मेंबरशिप खत्म, उस दिन लाइबिलिटी खत्म।
बाय शेयर्स में कितना है, ये बहुत अनपेड अमाउंट। गारंटी में कितना है, जो आपने मेमोरेंडम में अंडरटेकिंग दी थी, के बाद में आप कंपनी में कंट्रीब्यूट करोगे जब कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप। ये डिफरेंस बिटवीन बहुत आता है, एग्जाम में भूलना मत, बहुत ज्यादा आता है। होल्डिंग कंपनी क्या होगी बेटा, इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, जहां पर उस कंपनी का आर, सच कंपनीज आर सब्सिडरी, दूसरी कंपनी सब्सिडरी है। कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो, भूलना मत। सब्सिडरी कंपनी क्या होगी, इन रिलेशन टू एनी अदर और अनदर कंपनी। अदर कंपनी उसके लिए कौन है, होल्डिंग है। इसमें होल्डिंग कंपनी उसको कैसे कंट्रोल करती है, बहुत इजी लाइन लिख के होगा तो मजा आएगा। जो उसके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है, अपॉइंट और रिमूव करेगी, या उसके पास वन ऑफ हाफ 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर है। अब या तो वो वोटिंग पावर उसका खुद है, खुद के द्वारा है, या वन और मोर सब्सिडरी के थ्रू है, ये भी हो सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन बोलना नहीं है। A company shall deem to be a subsidiary company of the holding company even if the control deferred in both clause 1 and clause 2 is of another। वही सिंपल है, एक्स का वाई पे है, वाई का जेड पे, तो कंट्रोल यहाँ कौन कर रहा है, वाई जेड को बोलता अल्टीमेटली, मगर एक्स के द्वारा वो सब्सिडरी कहलाएगी। अब अपनी वन और मोर सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकते हो ना, ठीक है। व्हाट इज द मनी कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, आप उसके मैक्सिमम डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो। कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कौन होती है, जिसका दूसरी कंपनी में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सर क्या होगा, मगर वो उसकी सब्सिडरी नहीं कहलाएगी सामने वाली, इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी आ जाएंगी। ये भी देखना एग्जाम में पूछेगा, तो डायरेक्ट जिसका एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर है, ये कंट्रोल कर रही है, वो कहाँ पर, डिसीजन मेकिंग में, एग्रीमेंट्स के थ्रू। ये भी लिखना, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होगा, जो अरेंजमेंट करेंगे कि हम जॉइंट कंट्रोल करेंगे किसको, नेट एसेट्स को, ये सब लिखना है। इसमें याद रख लेना आप लोग, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल पूछा तो वो आखिर में इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो कहीं 50% से ज्यादा ना हो जाए, तब भी वो होल्डिंग सब्सिडी नहीं कहलाती, आपको पता है ना, वो जॉइंट वेंचर कहलाती है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल अगर बोला, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होगी पूछो। सर कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट, जो कहाँ बनी है, इंडिया के बाहर, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में, या तो खुद कर रही है, एजेंट के थ्रू कर रही है, फिजिकली कर रही है, ऑनलाइन कर रही है। और दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, नहीं तो ना यही फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी वो होगी जहां पर कम से कम इनकम परसेंट शेयर कैपिटल, ध्यान देना, किसी कंपनी ने होल्ड नहीं किया, सरकार होल्ड कर रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय वन और मोर एसजीस। गवर्नमेंट कंपनी नहीं, कोई कंपनी नहीं, गवर्नमेंट कंपनी की होल्ड सब्सिडरी नहीं होल्ड कर रही, गवर्नमेंट होल्ड करेगी तो वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। वेट ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, टोटल वोटिंग पावर। इसमें डिफरेंशियल वोटिंग पावर भी आ जाएंगे, मैंने जो बोला आपको समझा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी है वाई, उसकी कोई सब्सिडरी है जेड, तो इट नेवर डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये नहीं कहलाएगी डीम टू है गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसने किसी को अपनी सब्सिडरी बनाई, तो ये डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, भूलना नहीं। पैसा हमेशा किसका होना, सरकार का होना, सरकारी कंपनियों का नहीं होना, भूलना मत। निधि कंपनी क्या होती है, जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पर अनाउंस करके, ऑफिशियल गैजेट में। चैरिटेबल पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स को प्रमोट करना, साइंस को, आर्ट्स को, एजुकेशन को, सोशल वेलफेयर को, रिलीजन को, चैरिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आप अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ कहाँ लगाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। आप डिविडेंड नहीं बांटेंगे, अगर आपको लाइसेंस मिला दिया जाता है, आप अपने प्रोविजंस को अल्टर नहीं कर सकते, अगर जब तक आप सीधी से नहीं पूछोगे ना। अगर कंपनी को सरकार को पता चला कि आपने डिविडेंड बांट दिया, आपने आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम को अल्टर कर दिया बिना पूछे, क्या क्या कर सकती है सरकार, आपका लाइसेंस रिवोक कर लेगी, नंबर वन। हमें पता चला कि आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है रूल्स को, आपके अफेयर्स अगर क्या है फ्रॉडुलेंटली और वॉलिटिलिटी में, और ऑन रिवोकेशन के नाम के क्या लगा दिया जाएगा, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और क्या कर सकती है सरकार, आपका स्टेटस चेंज कर देगी, नाम चेंज कर देगी, या तो आपको वाइंड अप कर देगी, या आपको सेम ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ में अमेलगमेट कर देगी। देखो ये सब लिखने पर मार्क्स मिलेंगे, भूलना मत आप लोग। क्यों होगा, क्या होगा, ये डिफॉल्ट है, भूलना नहीं है आपको। ये एक्सेप्शन है, भूलना मत। इनको मीटिंग करने के लिए कितने दिन मिलते हैं, 14 दिन, 21 दिन नहीं। इनके डायरेक्टर्स, इनमें मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है, इनको ये सब कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं है।
इनके नाम के आगे ये नहीं लगता प्राइवेट और पब्लिक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फॉर्म कैन मैं बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन, पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म। प्रमोटर कौन होता है बोलो एक बार फटाफट। प्रमोटर वो होता है सर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा, आइडेंटिफाइड किया गया एनुअल रिटर्न्स में, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, किसके तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज ए शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर, अदरवाइज सर, और जिसके डायरेक्शंस पर, इंस्ट्रक्शंस पर बीओडी काम कर रहे हैं। जो मियरली फॉर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है वो प्रमोटर नहीं है, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर, सीए हैं, सीएस है, ये लोग नहीं आते। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। 7 और 7 से ज्यादा लोग रहेंगे पब्लिक में, 2 और 2 से ज्यादा लोग रहेंगे प्राइवेट में, 1 पर्सन रहेगा 1 पर्सन कंपनी में। नाम सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम में। लिमिटेड बाय शेयर होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, लिमिटेड कंपनी होगी जो एसेट्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार पढ़ा दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कंपनी को बनाएंगे तो आप रजिस्ट्रार के पास में है ना ध्यान देना, जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो जो वहाँ जो भी रजिस्ट्रार होगा उसके मतलब क्या क्या फाइल करोगे फटाफट बताते जाओ मेरे साथ में। एमओए ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, इसमें आपका एड्रेस रहेगा कम्युनिकेशन के लिए, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है उनका पर्टिकुलर्स, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में, जो फौजी एड्रेस है उनकी उनका पर्टिकुलर्स। ठीक है। किसी और कंपनी में अगर आपके मेंबर्स किसी और कंपनी में कौन है, डायरेक्टर्स हैं, उनका कंसेंट, दूसरी कंपनी का कंसेंट, जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं उनका डिक्लेरेशन के कंपनी ने बराबर रूल्स को फॉलो किया है, देखो कंप्लाइट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। और डिक्लेरेशन बाय ऑल द मेंबर्स जो एमओए में सब्सक्राइब किए हैं, वो फर्स्ट डायरेक्टर से क्या डिक्लेरेशन देना है फटाफट बताओ। हम कन्विक्टेड नहीं है किसी भी प्रमोशन या परफॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड कांड में, हम गिल्टी नहीं है फ्रॉड मिसफिजेंस में। अगर थे तो उस बात के 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए हैं वो करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। ये पूछ सकता है आपको क्या डिक्लेरेशन दिया जाता है, ये डायरेक्ट पूछेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन तो ये लिख के आना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करोगे किसके पास, और उसी के पास में जैसे ही डॉक्यूमेंट फाइल करोगे आपको क्या इश्यू करेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी का बन जाएगी डिस्ट्रिक्ट एंटिटी मेंबर के द्वारा। आपको अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप आर रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन रखोगे डिसोल्यूशन तक। ट्रिब्यूनल को अगर पता चला कि आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को या तो छुपाया ना, या तो बताया नहीं, जैसे डिक्लेरेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल क्या करेगा आपके साथ में सर, ऐसा ऑर्डर पास करेगा, मेरे मैनेजमेंट को रेगुलेट कर देगा, उसमें चेंजेस ला देगा, आर्टिकल में चेंजेस ला देगा, मेमोरेंडम में चेंजेस ला देगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मेंबर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देगा, मेरे नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा देगा, या मेरे को वाइंड अप कर देगा, या कोई और ऑर्डर करेगा। ऐसा करने से पहले वो मेरे को अपॉर्चुनिटी ओपनिंग हट देगा, तो भी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो मेरे पहले वो सेटल कर लेगा। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। सेक्शन 9 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट्स क्या होंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जो डेट लिखी रहेगी सर्टिफिकेट में उस दिन से उसे इनकॉर्पोरेट क्या बन जाएगी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। लोग उसके मेंबर बन सकते हैं, कंपनी का नाम आ जाएगा मेमोरेंडम में। कंपनी एक एक पर्सन की तरह काम कर सकती है, परपेचुअल एसोसिएशन, पावर टू एक्वायर, होल्ड कर सकती है, बेच सकती है, खरीद सकती है, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू बी सीओ एंड सूट। ये बोलना मत आप लोग, ये क्लॉजेस कंटेंट्स एमओए के, नेम क्लॉज, प्राइवेट कंपनी है तो नाम क्या क्या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। ठीक है, यहाँ लिखी बोलना मत, सेक्शन 8 कंपनी में नहीं एप्लीकेबल होगा ये सब। गवर्नमेंट कंपनी का नाम क्या क्या लगता है, लिमिटेड, लास्ट वर्ड। सिचुएशन क्लॉज जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्ट क्लॉज जिस मैटर से रिलेटेड अपनी कंपनी को बनाया है। लायबिलिटी क्लॉज के 3 पार्ट हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कैपिटल क्लॉज कितना शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो, जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, स्ट्रेस कैपिटल बोलते हैं उसको। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो मेंबर्स आपके साथ दो एक उन्होंने सब्सक्राइब किया कि नहीं, और एक शेयर लेने का वादा किया कि नहीं किया है कम से कम। और नॉमिनेशन क्लॉज का मतलब होता है कि जो लोग मेरे भी मेंबर गया तो मेरे भी में कौन मेंबर बनेगा, स्पेशली ओपीसी में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंच आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर टाइम टू टाइम अप्लाइड इन ऑफ द प्रीवियस लॉ और एनी दिस एक्ट। सर एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। आर्टिकल के में क्या लिखे रहते हैं, कंपनी के रेगुलेशंस, पूरा लिखना, पूछेगा तो पूरा लिखना। उसमें वो मुद्दे लिखे रहते हैं आर्टिकल्स में जो कंपनी बाद में उन मुद्दों को इंक्लूड भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उनको लगता है मैनेजमेंट के लिए जरूरी है तो, जरूरी नहीं कि जिस दिन बनाए थे वही रहेंगे। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है सर, ये सर स्पेसिफाइड प्रोविजंस होते हैं, ये जो जब जब भी चेंज होंगे, जब कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसीजर्स क्या होंगे, मोर रिस्ट्रिक्टिव देन स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल है ना, यही तो होते हैं एंट्रेंचमेंट।
आप कब डाल सकते हो ऐसे प्रोविजंस को? फॉर्मेशन के टाइम पर या बाद में अमेंड करके भी डाल सकते हो। अगर प्राइवेट कंपनी डालेगी तो क्या डालेगी? ऑल द मेंबर्स से पूछ के। पब्लिक कंपनी डालेगी तो एसआर पास करके डालेगी। ठीक है। और ये करते टाइम आपको आरओसी को नोटिस देना है, सब लिखना भाई। ये सब लिखोगे तो मजा आएगा पूरा। ये वो स्पेसिफाइड प्रोविजन होते हैं जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं एसआर से भी ज्यादा। ठीक है। आर्टिकल्स रिस्पेक्टिव फॉर्म में होते हैं। रिस्पेक्टिव फॉर्म आपको पता है, कंपनी जितने भी मॉडल्स है पूरा को भी अडॉप्ट कर सकती है, जो जो एप्लीकेबल है वो भी अडॉप्ट कर सकती है। डॉक्ट्रिन्स है, बोलना मत। ये मॉडल मॉडल फॉर्म पूछ लेगा, लिख के आ जाना मॉडल फॉर्म से। मेमोरेंडम और आर्टिकल पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ये नहीं, डॉक्ट्रिन्स में आ जाओ। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायर मीन्स पावर। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, अल्ट्रा वायरस मीन्स एनी एक्ट और एनी ट्रांजेक्शन जो आपके पावर से बियॉन्ड है। क्या अलाउड है? नहीं अलाउड है सर। नॉट परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है ना। इसका अचीवमेंट ना इंसिडेंटल है ना इनिशियली है, मतलब ना हमारे लिए जरूरी है ना रिलेटेड है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो अल्ट्रा वायरस है, वॉइड में इश्योर रहेगा। ठीक है ना। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, उनको कोई राइट्स मिलेंगे ना आपको कोई राइट्स मिलेंगे। अगर आपने रेटिफिकेशन भी कर लिया किससे, पूरे शेयर होल्डर से, तब भी अलाउड नहीं है। अलाउड ही नहीं है, नेवर भी रेटिफाइड, कभी बाइंडिंग नहीं होंगे। बात ना, कंपनी को ऐसा करने के लिए आप इंजेक्ट कर सकते हो, रोक सकते हो। क्या अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट मत करो। लाइबिलिटी पर्सनल डायरेक्टर्स की होगी। कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, तो कंपनी के पास अधिकार है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। बोलना मत भाई। एशबरी रेलवे वर्सेस आर एन कंपनी लिमिटेड ऋषि रिच। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है? कंपनी ऐसा अज्यूम करके चलती है, जो लोग कंपनी से डील कर रहे हैं, कि एक बार अगर आपने एमओए को या एओए को या प्रोस्पेक्टस को या एसआर को फाइल किया तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, इस पर सेक्शन 399। तो कंपनी ऐसा अज्यूम करके चलती है कि आप उसको रीड करके आ रहे हो, अंडरस्टूड करके आ रहे हो, सिर्फ रीड नहीं अंडरस्टूड करके आ रहे हो इन ए राइट सेंस। तो इसलिए कंपनी ऐसा अज्यूम कर चलेगी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले आप उसको एंटर करके रीड करके आओगे। तो ये डॉक्टर आपको प्रिजर्व करती है ना कि भाई साहब, बाद में आप ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता था, ये कंपनी के बेनिफिट के लिए है। ठीक है ना। कंपनी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, याद रखना चाहिए इसको। दो दो डॉक्ट्रिन भी एक साथ लिख सकते हो आप एक क्वेश्चन में, कोई जरूरी नहीं है। ये किसके लिए फेवर में होता है? इंटर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है ये। कुछ अंदर की बातें हमें कैसे पता रहेंगी? कौन सी बातें? इंटरनल मैनेजमेंट हमें कैसे पता रहेगा? वो भी अज्यूम करेंगे कि कंपनी जो भी कर रही है वो इंटरनल प्रोसीडिंग फॉलो करके कर रही होगी, ये भी अज्यूम करेंगे। इसका इफेक्ट क्या है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसके द्वारा? डायरेक्टर के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, किसके बिहाफ में? कंपनी के बिहाफ में, है ना। तो अपन अज्यूम करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके हिसाब से किया जा रहा है? एमओ और आर्टिकल के प्रोविजन के हिसाब से। अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है वो हमें पता नहीं होगी, हमें वो नहीं पता होना चाहिए। इससे एक्सेप्शन भी है, जैसे बार बार इरेगुलरिटी हो रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए। लोगों को शक है, सस्पिशियस है, तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स है तो तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल पूछा। कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल, है ना, जो कंपनी के कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं। याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नॉमिनल ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट जो आप रेज कर सकते हो कंपनी में ना। कंपनी सीजी को बताती है ये, इसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, जो मेमोरेंडम में लिखा होता है। इशूड कैपिटल जो आपने ऑथराइज कैपिटल से इशू किया, किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज वाले भी आ सकते हैं, एम्प्लॉयज को भी देते हैं ना। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा? जो लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया, मेंबर्स ने, इसको नॉमिनल अमाउंट बोलते हैं कि इतने लोग सब्सक्राइब करने चाहिए। इतने भी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं फिर? बताओ। फिर वो अंडर एंटर से लिखता है, फिर बाकी के बचे शेयर्स। अभी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे निदा, बंद करो बंद करो। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होगा? जो कंपनी फॉल्ट बुला रही पेमेंट के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ, और पेड अप का मतलब क्या होगा? जो एक्चुअली में कंपनी को पेड और क्रेडिट हो गया है ना। इसमें एरियर्स नहीं आएंगे, एरियर्स माइनस हो जाएगा। इजी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलना मत। इक्विटी के दो पार्ट है, इक्वल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज पर टू डिविडेंड वोटिंग राइट्स एज पर सीजी।
प्रेफरेंस शेयर कौन होगा? जिसको डिविडेंड भी पहले मिलता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले मिलता है। खत्म हो गया क्या? यस, कंपनी सेट खत्म। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बेटा ये स्मॉल एलएलपी, ये एलएलपी एलएलपी के ना एडवांटेज पूछ सकता है, बहुत ही चिल्लर है पूरी, ये ऐसा लिखोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये सैलिएंट फीचर्स है, भूलना मत। आधे से ज्यादा तो कैसे है, बॉडी कॉर्पोरेट है, भूलना मत भाई। परपेचुअली सेम है कंपनी जैसे, ये पार्टनरशिप जैसे। एग्रीमेंट के आधार पर चलता है, एलएलपी एक्ट 2008, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। याद करो, कॉमन सील है इनका भी। इनमें डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, है ना? डेजिग्नेटेड पार्टनर के सामने साइन किया जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, मैनेजमेंट इसमें से याद कर लो। फॉरेन एलएलपीज भी हो सकती है। मैक्सिमम मिनिमम कितना है? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें एक इंडियन रेसिडेंट होना। ये पूछ सकता है आपसे, पार्टनर्स कौन होंगे? मिनिमम कौन होगा? 2 चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो 6 महीने मिलेंगे आपको, है ना? कि आप उसको 2 कर लें। अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी लाइबिलिटी वो 6 महीने के लिए भी, उसके बाद के लिए भी अनलिमिटेड हो जाएगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? 2 चाहिए, उसमें से एक इंडियन रेसिडेंट होना। जो इंडिया में कितने दिन रहा है? कम से कम पिछले 120 दिन रहा है। पार्टनर्स हमेशा, बोलो पार्टनर्स हमेशा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमेशा नेचुरल पर्सन होना। पार्टनर्स आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। पार्टनर कौन होता है? अनसाउंड पर्सन नहीं होना, अनचार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना, ठीक है? एजुकेटेड इंसॉल्वेंट नहीं होना। ये डॉक्यूमेंट्स से बोलना नहीं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ मैं। स्मॉल एलएलपी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज ना भूलें उसको। नाम रिजर्वेशन, कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना, आइडेंटिकल नहीं होना, किसी ट्रेडमार्क से रिलेटेड नहीं होना। कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, नाम जो अप्लाई हुआ है कंपनी के नाम को चेंज करने के लिए, नाम के लिए कंपनी के नाम को अपने जैसे ही फिर एप्लीकेशन मिलती है तो रजिस्ट्रार क्या बोलता है, भाई साहब मैं बोलूंगा कि चलो चेंज करो। कितने महीने देगा आपको चेंज करने के लिए? 3 महीने देता है चेंज करने के लिए। अब नाम को कब कब चेंज करोगे? अगर वो एलएलपी का नाम किसी, बोलो किसी और एलएलपी के जैसा है, या किसी और के ट्रेडमार्क जैसा है ना? बोलो, किसने दिया वो एप्लीकेशन? किसी एलएलपी ने, किसी प्रोपराइटर ने, किसी कंपनी ने। 3 महीने के अंदर फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क चेंज करने के लिए क्या लिखा है उसमें? ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए, उसके बाद आएगा तो चेंज नहीं करोगे आप। एलएलपी अपने नाम को चेंज करता है, उनको ऑर्डर मिलने के कितने दिन के अंदर बताइए? हाँ, बताइए। 3 महीना मिला, 3 महीने में उन्होंने चेंज किया, अगले 15 दिन में किसको बताएंगे? वो आरओसी को बताएंगे, ठीक है? फिर आरओसी को क्या इशू करता है? अगले 30 दिन में एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट है। नाम को रिजर्व करो ई फॉर्म 1 में, इनकॉर्पोरेट करो ई फॉर्म 2 में, जिसमें ये सब डिटेल्स होती है, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कंसेंट, और आखिरी बनाओ एलएलपी एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 23 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हो सकता है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछता है, दिक्कत ही है। स्मॉल एलएलपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन जो है कितना है? 25 लाख से ज्यादा नहीं होना, और लिखा है। और है, ठीक है, ये तो उसकी लिमिट है, सेट लिमिट है। नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, ये तो मिनिमम एक्सिम लिमिट होगी ना कैपिटल की। और टर्नओवर कितना लिखा है? एक सर्टिफिकेट भी दोगे आप अकाउंट्स और सॉल्वेंसी का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। टर्नओवर 40 लाख, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 करोड़। जो ये कंडीशन को फुलफिल, तो इन दोनों के बीच में, कैपिटल और टर्नओवर के बीच में एंड है, बाकी इनकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट में और है, भूलना मत। ये डिफरेंस बिटवीन है, आप लोग देख लेंगे। आप लोगों का लुकआउट है ये सब पढ़ना। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या नहीं आएगा, भूलना मत। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट आएगा, आउटसाइड इंडिया वाली आएगी, कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड भी रहेगी, बस सोल्ड प्रोप्राइटर नहीं आएगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी नहीं आएगी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं आएगी। सीजी के द्वारा जो रहेगी, जो कंपनीज के फॉर्म में है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एलएलपी सीओ एंड सीओ हो सकती है, प्रॉपर्टी को एक्वायर, ओन, डिस्पोज कर सकती है, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, कॉमन सील कर सकती है, और वो काम कर सकती है जो बॉडी करती है लॉफुली। हो सकता है 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको। ये मत भूलना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है मैंने भेज दिया आप लोगों को। इधर भी निगोशिएबल में जो मेरे को लग रहा है कि ट्रिकी पॉइंट है, ये ऐसे लिख के आना। टाइम में क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल आफ्टर फिक्स पीरियड, आफ्टर साइट दिखाने के बाद, स्पेसिफाइड डे के बाद, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो सर्टेन है होने वाला है। ऑन डिमांड है,
दिखाएगा वैसे ही दे दूंगा तेरे को मैं। टाइम पे नहीं होता इसके लिए। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, पढ़ा चुका हूँ भाई मैं आप लोगों को। 4 कंडीशन के साथ पढ़ाया था। जो बाहर बना तो फिर तो फॉरेन ही कहलाएगा। ठीक है। ये फॉरेन है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना वहां से पढ़ना, अब इससे मत पढ़ना। जो मैंने आपको टेबल बना के पढ़ाया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछता है कभी कभी प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी है। इन राइटिंग एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल है, साइनिंग बाय मेकर है, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी है। ठीक है। प्रॉमिस टू में मनी ओनली है, मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, स्टैम्प्ड होना। इधर क्या है, राइटिंग है, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, डेफिनेट अनकंडीशनल है, साइन बाय ड्रॉर होगा जैसे वहाँ मेकर है, अमाउंट सर्टेन होना, मनी की बात होगी, ड्रॉ ड्रॉ ही पे ही होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना। बहुत ही चेक का क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये पूरे कंडीशन लिख के आ जाना उसके। स्पेसिफाइड बैंकर पे होना, पेपर ऑन डिमांड होता है। रैंक चेक कौन होता है बेटा, जो क्लियरिंग साइकिल में, मतलब क्लियरिंग साइकिल में यूज किया जाता है। इसके द्वारा, क्लियरिंग हाउस के द्वारा, जैसे आरबीआई या बैंक के द्वारा, पेइंग और रिसीविंग इमीडिएटली। तो ये फिजिकल चेक होते हैं इनका, कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होता है, फिर उसको आप उससे पैसे का लेन देन कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो इशू ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है, किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू। और क्या पूछ सकता है, ये डिफरेंस बिटवीन है, देख लेना। इनके डिफरेंस बिटवीन भी देख लेना, बहुत ईजी है। सर इधर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, निगोशिएशन कितने प्रकार की होती है, निगोशिएशन बाय डिलीवरी और निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होगा, जो फेस है या बैक है उस पर एक स्लिप लगा दो, या फिर उधर लिख दो या एक स्लिप लगा दो। कौन करता है, होल्डर करता है निगोशिएट करने के लिए। निगोशिएशन बाय डिलीवरी, वॉलंटरली होना, आपका ट्रांसफर की ओनरशिप देना चाहते हो आप, है ना। मियर डिलीवरी विदाउट द इंटेंशन ऑफ पासिंग इज नॉट सफिशिएंट। मियर डिलीवरी होगी तो वो निगोशिएशन नहीं कहलाएगा। डिलीवरी वॉलंटरली होना, आप प्रॉपर्टी पास करना चाहते हो, एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, याद है पूरा। एक्चुअली मतलब फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव मतलब एजेंट को दे दिया, क्लर्क को दे दिया, सर्वेंट को दे दिया एंडोसी के बिहाफ में, तो मतलब उसको दे दिया ना। सिर्फ जब इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तब डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको पैसे चाहिए तब भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भूलना मत। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, 138, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना आप। अपने लिए इंपॉर्टेंट है 3 महीने वाला खेल, ये 30 दिन वाला खेल, और ये 15 दिन वाला खेल। कब से डिसऑनर होता है, एक्सेप्शन में 15 दिन के बाद, 16वें दिन से, 16 से। ये प्रिजम्पशन है, बोलता है जब तक कुछ और प्रूफ ना हो जाए, द होल्डर ऑफ चेक रिसीव द चेक, नेचर रिकॉर्ड इन 138। तो प्रूफ करके 138 में नहीं तो हम 138 का ही मानेंगे उसको। अगर तुमने स्टॉप पेमेंट बोला तो हम मान लेंगे 138 के सबसे स्टॉप पेमेंट हुआ है। ये आप लोग कर चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये पूछ सकता है आपको, ये पढ़ तो चुके होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम लोगों। एक मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये, when presentment is unnecessary। अगर आपको प्रिवेंट कर रहा है सामने वाला, बिजनेस ऑफ प्लेस क्लोज्ड है, पेयर absent है, प्लेस ऑफ पेमेंट से मिल नहीं रहा है, वेव कर दिया प्रेजेंटमेंट उसने, बोलता मता, जैसे पार्ट पेमेंट लिया एक्सेप्ट कर लिया, अमाउंट ड्यू है एक्सेप्ट कर लिया, अपने राइट्स को वेव कर दिया। ऑर्डर और कुड नॉट सफर एनी डैमेज, अगर डैमेज ही नहीं सफर किया मतलब प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिख के आना भाई, पूरे बचेगा। रूल्स फॉर कंपनसेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अमाउंट भी लूंगा, मैं एक्सपेंसेस भी लूंगा, जो नोटिंग नोटिस्टिंग में लगा मुझे। कहीं और रहता है अगर तू, तो जो भी करंट रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो भी रिकवर करूंगा 2 प्लेसेस में, इंडिया और इंडिया के बाहर। 18% का दर से इंटरेस्ट भी लूंगा मैं, रंगो मेरे को पैसे पे नहीं किया, और डिसऑनर की वजह से जो भी एक्सपेंसेस वो भी लूंगा। जो पर्सन चार्ज है और जो एंडोजर है वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उस पर भी मैं, जो भी इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर जो भी करंट रेट चल रहा होगा पैसे लूंगा।
और जो पार्टी एंटाइटेड टू कंपनसेशन है, मे ड्रॉ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट इट। देखो अगर पैसे चाहिए तो देखो उस पर एक बिल ड्रॉ करना पड़ेगा और बोलेगा जैसे दिखाऊंगा वैसे ही पैसे दे देना। ये तो कैसे मिलेगा आपको, पैसा नहीं मिलेगा ना। रूल्स फॉर कंपनसेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंच आउट का मतलब क्या होता है, ब्लैंक होता है, ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, साइंड है, बट इंच आउट है, उस पर अमाउंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो होल्डर के पास पावर होता है कि वो कुछ भी अमाउंट भर सकता है विद इन द लिमिट्स या स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से। लाइबिलिटी पढ़ लो भाई साहब। इंच आउट में होल्डर जितना अमाउंट बोला गया है उससे ज्यादा ने लिख के दिया साइनर ने, 1 लाख की स्टैम्प ड्यूटी है, 50,000 लिख के दिया तो 50,000 ही रिकवर करेगा। होल्डर ड्यू कर कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है पहली इफेक्ट। एमबीकेस में मतलब क्या होगा, आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हो कि बिल्स है कि प्रोमिसरी नोट है कि एमबीकेस मतलब क्या है, तो वो एमबीकेस हो जाएगा। फिर आप जो ट्रीट करोगे वो उसे माना जाएगा अकॉर्डिंगली। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, होल्डर इन होल्डर को तुम्हारे पास बेटर लिखा हुआ है। ये याद है कुछ, बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्रॉय विद इन प्रेजेंट किया 48 आवर्स में, तूने एक्सेप्ट नहीं किया। टू और मोर ड्रॉइज थे, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ड्रॉई फिक्टिशियस पर्सन है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, इनकॉम्पिटेंट 18 साल से कम है, जैसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, कंडीशन रख दिया मेरे सामने, तो होल्डर क्या हो जाएगा, ऑल द राइट्स आ जाएंगे प्रायर पार्टीज को स्यू करने के। एग्जाम में पूछ सकता है कब कब बिल डिसऑनर्ड होगा, नॉन एक्सेप्टेंस है, ये 138 नॉन पेमेंट है। ठीक है, क्लियर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें आएंगी और आप बढ़िया लिख के आओगे, जबरदस्त शानदार। कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट में भाई जो भी पूछेगा चीर फाड़ करके आना कॉन्ट्रैक्ट में। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैंने तुम पे छोड़ दिया, तुम अच्छे से कर लोगे उसका। ऑफर की डेफिनेशन ये पूछ सकता है 2 नंबर के लिए आपको, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बिल्कुल पूछ सकता है। पेपर लिख के आना, बालफर वर्सेस बालफर का केस लिख के आना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, डोमेस्टिक नेचर के सोशल नेचर के होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। राइटिंग में होना और रजिस्ट्रेशन होना, ये तीनों चारों पॉइंट आएंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है आपको, वॉइडेबल होगा जो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज है, वॉइड मतलब टू सीज टू बी इन्फोर्सेबल है, वैलिड मतलब सेक्शन 10 के पूरे एलिमेंट्स है, एक्सप्रेस मतलब ओरल रिटन, इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट है, टैसिट मतलब वन साइडेड कंडक्ट को भी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट का होता है, क्वाजी मतलब इम्पोज बाय लॉ एक रिजेम्बलेंस है, अनइन्फोर्सेबल जो टेक्निकल डिफेक्टिव नहीं, लीगल मतलब जो वॉइड बाय लॉ है, एग्जीक्यूटिव मतलब जहाँ दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर चुकी है, एग्जीक्यूटिव मतलब दोनों करने वाली है, तो ना। यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों एग्जीक्यूटिव के टाइप है, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, बायलेटरल मतलब दोनों के प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग है अभी भी। डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ये क्लासिफिकेशन है, इजी है, जनरल स्पेसिफिक क्रॉस काउंटर, काउंटर मतलब कंडीशनल ऑफर, कंडीशन एक्सेप्टेंस। कंडीशन रख दिया ना भाई साहब ने, ये लीगल रूल्स है, बोलना मत, लीगल रूल्स है। ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड लीगल कॉन्सिक्वेंस, क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑफर इज नॉट इनविट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, सर्टेन होना, वैग नहीं होना। ये एग्जांपल पूछ सकता है आपको, इनविटेशन टू ऑफर में आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक होना, जनरल होना, टू द पर्सन स्पेसिफिक, बॉडी के लिए जनरल, ऑफर ऑफर को कम्युनिकेट करना, उसमें से कुछ मत डाल देना कि तूने नहीं किया तो मैं हाँ मान लूंगा, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तूने अगर नॉन कंप्लाई किया तो मैं उसको हाँ मान लूंगा, नहीं उसको आप एक्सेप्टेड नहीं मान सकते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है आपको। वो आइडेंटिकल क्रॉस ओवर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तू भी ऑफर कर रहा है मैं भी ऑफर कर रहा हूँ, ये रिवोकेशन है। अब कब ऑफर रिवोक हो जाएगा, रीजनेबल टाइम में अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिस मोड में बोला था उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, सामने ने रिजेक्ट कर दिया, डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई ऑफर की, उसने रिवोकेशन का नोटिस भेज दिया मेरे को, मैंने कोई कंडीशन दिया था उसने फुलफिल नहीं किया, या कोई जो ऑब्जेक्ट था वो इलीगल हो गया, सब्जेक्ट मैटर को लेकर डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर का। बेटा ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैं क्या बता रहा हूँ मैं एक सेकंड आपको। ये ऑफर कब एक्सेप्ट होता है, जब वो ऑफर के नॉलेज में आए। एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्ट होगा सर, वो ट्रांसमिशन जब आप डालते हो ना, तो वो आप मेरे पावर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्ट होगा बताओ, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आएगा।
ठीक है? इसको और अगर आपको रिवोकेशन करना है, तो रिवोकेशन कब माना जाएगा? सर वो लेटर ऑफ रिवोकेशन में एक तो मैं भेज दूँगा सामने वाले को, और लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों साथ में गए हैं, तो कौन-सा पहला मिलेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है, भूलना मत। आप कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेंस। प्रपोजल कब होता है, प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है? उधर से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकलने के पहले। एक बार निकल गया तो वो ऑफर के लिए तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा फिर वो। पता है कि नहीं पता है आपको ये? इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। प्रपोजल के लिए कब होगा? जब ट्रांसमिशन से निकल गया। एक्सेप्टर के लिए कब होगा? जब उसके नॉलेज में आएगा। प्रपोजल का तो खेल ही खत्म हो जाता है ना। टेलीफोन वाला इजी है, देख लेना एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब होता है इसका? थर्ड पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं भी है मगर वो बेनिफिशियरी है, तो उसी को 7 नंबर के लिए पूछता है एग्जाम में। प्रिविटी का मतलब क्या होता है? जो पार्टीज होंगी वही कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को सीव करेंगी, स्ट्रेंजर नहीं करेगा। ये उसका एक्सेप्शन है। ये रूल्स है। कंसंट्रेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस इन देयर पर्सन, एक्ट और एब्सटिनेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन कोई कंसिडरेशन नहीं है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटरी, समथिंग वैल्यू नॉट बी एडिक्वेट, कम भी होगा तो चलेगा, लेस है तो चलेगा मगर कंसेंट से, अगर कंसेंट से नहीं है तो वॉइडेबल होगा वो। ठीक है? फ्री भी है तो वॉइड नहीं होगा। अगर आपने खुद डिसाइड किया कि 10 रुपए की चीज 1 रुपए में बेचना है, कोई दिक्कत नहीं है। 225। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, जो आप ऑलरेडी लीगली बाउंड हो करने के लिए है, वो आप थोड़ा उसके लिए पैसे लोगे आप मेरे से। रियल होना, इमेजिनरी बातें नहीं होना, और इन कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं होना, वैलिड नहीं होगा वो। ये एक्सेप्शन है। नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बोलना मत। इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है ये वाले के पे। पास फॉर एंट्री सर्विसेज पे, कि जब सर्विसेज मैंने दिया तो आप मर्जी से दिया, मैंने प्रोमिसर के लिए दिया, वो वहाँ मौजूद था, और उसने बाद में मेरे को बोला मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा। एक मिनट बेटा, ये लव एंड अफेक्शन में भी आ सकता है आप लोगों को। एक तो राइटिंग में था, रजिस्टर्ड था, ये दोनों होना, राइटिंग में भी होना, रजिस्टर्ड भी होना, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना बिटवीन में, और नियर रिलेशन होना, ये चारों कंडीशन होना। अगर राइटिंग में है, रजिस्टर्ड में नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा लव एंड अफेक्शन में। कंप्लीटेड गिफ्ट, टाइम पार्ट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तेरे से पैसे लेने वाला, बट लॉ ने लिमिट कर दिया उसको 3 साल तक के लिए। और मिस्टर खुद पैसे देने वाला है, उसने खुद बोला एक्सप्रेस टू पे। और प्रॉमिस होना राइटिंग में, साइंड बाय डेटर ऑफ द एजेंट। पता है ना, वो डेट क्या है? जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी वो 3 साल के लिए और एक्सटेंड हो रही है। कौन साइन कर रहा है? डेटर या उसका एजेंट, या तो पूरा पैसा देने के लिए, पार्ट देने के लिए। तो इसको साइन करने के लिए क्या और कंसिडरेशन लगेगा? नहीं है, कंसेशन नहीं लगेगा। एजेंसी, रिमिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी। ये तो आपको पता है, माइनर की लाइबिलिटी रहेगी सेक्शन 68 कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। लाइबिलिटी के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। माइनर पर्सनली कभी लाइबल नहीं होगा। माइनर को आप जो भी सप्लाई करोगे वो नेसेसरीज होना। अगर आपने लग्जरी दी तो आप उसको लाइबल नहीं बना पाओगे। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। माइनर कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता इंसॉल्वेंट। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं गार्जियन, वो वैलिड होगा। माइनर कैन बी एन एजेंट, बट वो लाइबल नहीं होता ना, उसमें से भी परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसमें भी लॉस्ट ऑफ, मतलब माइनर कभी भी प्रूफ कर सकता है कि मैं माइनर था तो मैंने कोई फॉल्सली रिप्रेजेंट किया हूँ, मेरे को लाइबल नहीं बनाओगे। और रेटिफिकेशन, आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो बाद में रेटिफाइड नहीं होता है। यानी एग्रीमेंट जो उसके बेनिफिट के लिए होगा वैलिड होंगे। वो अपने पेरेंट्स को और गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता। जब उनके एजेंट के लिए काम कर रहा होगा तभी बाइंड होगा। माइनर शेयर होल्डर हो सकता है कि नहीं सर, इनकॉम्पिटेंट है शेयर खरीदने के लिए। अगर बन भी गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कैंसिल कर सकती है उन ट्रांजेक्शन को, उसका नाम हटा सकती है। कॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग के लिए लाइबल हो सकता है। माइनर श्योरिटी बन सकता है। बोलो। पेरेंटल डिस्टेंट श्योरिटी फॉर माइनर, यस। माइनर के लिए आप एजेंट बन सकते हो। ये इजी है। अनसाउंड माइंड एलियन, ये एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, बोलना मत। इस पे तो क्वेश्चन आने ही वाला है बेटा, कॉर्शियन एंड इन्फ्लुएंस पे, क्योंकि पता है ना, आपको कोई भी धमका सकता है, चलेगा। और आपके घर में किसी को भी स्ट्रेंजर धमका सकता है, स्ट्रेंजर को भी आप धमका सकते हो, तो वो भी कॉर्शियन का पार्ट होगा। ये बात तो आपको पता होगी। 1 सेकंड बस, खत्म हो गया। वीडियो देख के जाना।
ये भूलना मत, ये इफेक्ट है क्या, बर्डन ऑफ प्रूफिंग एंड इन्फ्लुएंस, मटेरियल है, आईपीसी है कि नहीं है, दुबई में भी कर रहे हो तभी वो क्वेश्चन माना जाएगा। इफेक्ट क्या होगा आपको पता, वॉइडेबल होगा, एग्री पार्टी ट्रांजेक्शंस मांग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, इफेक्ट मत भूलना भाई साहब। ये मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सब नहीं है, अपने को इतना डिटेल नहीं है। ये पूरा लिख के आना भाई, पूरा लिख के आना है आप लोग। फ्री कंसेंट सेक्शन, फ्रॉड में पूरा लिख के आना, ट्रू फॉल्स, नॉलेज था कि गलत है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, टू बी डिसीव, डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कैन साइलेंस्ड बी फ्रॉडुलेंट, पूछ सकता है आपको ये चीजें, क्या साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा, याद रखना इस बात को। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं भाई सेक्शन 23 पर, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, भूलना मत, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब भूलना मत रे भाई। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में फिर ये है सब नीचे ना, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले हैं, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला है, 5। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ये नीचे वाले हैं सब। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपसे, ये सब रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में वैलिड है, ये सब वैलिड है ना, यस सर। लीगल प्रोसीडिंग उसके भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लेना, लॉटरी बिजनेस वेज रंग है, इलीगल भी है वेजरिंग भी है, वेजर मतलब शर्त, इसके एसेंशियल फीचर मतलब पैसा या पैसे के अलावा कुछ भी हो सकते हो, कंडीशनल है, इवेंट के होने या ना होने पर होगा, इवेंट अनसर्टेन है, आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो, अगर परफॉर्म करोगे तो फिर वो वेजर नहीं होगा, हारने और जीतने की बात होती है, और आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, जीतना या हारना, जो विनिंग है, अब कैसे हो रहा है वो इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपकी कॉमन इंटेंशन है जीत हार। पूछ सकता है आपको एग्जाम में वेजर मतलब क्या, बेट समथिंग, एक हारेगी एक जीतेगी, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर। वॉइड वाले के वॉइड नहीं होंगे, इलीगल वाले के इलीगल हो जाएंगे। एसेंशियल्स रूल्स भूलना मत भाई साहब, एग्जाम में पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग का डिफरेंस बिटवीन पहले बता चुका हूँ, हॉजी कॉन्ट्रैक्ट के ये फीचर्स है, सुन लो अच्छे से। आ गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि लॉफुली मैंने कुछ काम किया दूसरे व्यक्ति के लिए, डिलीवर्ड कर दिया, वॉलंटरली किया, नॉन ग्रेटिट्यूड में किया और उसने बेनिफिट को एंजॉय किया, ये पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती नॉर्मली, ये नेसेसरी सप्लाई करोगे तो पर्सनल प्रॉपर्टी से लाइबल होगा, इनकॉम्पिटेंट पर्सन कोई करना है, इस पे बीमार आदमी भी आ सकता है, और रीजनेबल प्राइस आप प्रॉपर्टी से भी रिकवर कर सकते हो उसको। ये भी मत भूलना कि पहले तो कोई और बाउंड था, फिर मैंने दे दिया उसके बिहाफ में पेमेंट, है ना, और मैं लीगली बाउंड नहीं था, और मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने दिया, ये सब कंडीशन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के ना 3-4 फीचर्स है, भूलना मत आप लोग, एग्जाम में पूछता है, वो 7-8 नंबर के लिए पूछता है, बहुत चिल्ला रहे मगर वो, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, टेक केयर, ट्रू ओनर मिल गया अगर, ढूंढो, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए तो रिकवर कर सकते हो, मगर 1/3 होना वो, कर सकते हो रिवॉर्ड, बेच सकते हो अगर अपना, अगर पेरिशेबल है, ये इजी है, ये देख लेना आप लोग। हाँ, ये वो है कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, इजी है। एक और बताता हूँ आपको, ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है, टाइम एंड प्लेस वाला, एक सेकंड बताओ, हाँ ये क्वेश्चन है, आ गया ये, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बता रहा हूँ कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, ये भी आ सकता है 7 नंबर के लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट नई पार्टीज, सेम कॉन्ट्रैक्ट नई पार्टीज, सेम कॉन्ट्रैक्ट नई पार्टीज, अल्ट्रेशन मतलब मटेरियल चीजें चेंज किया आपने, रेमिशन मतलब जो थोड़ा पार्ट था उसको रेमिट कर दिया, कम कर दिया,
रेसिग्नेशन मतलब कैंसिल कर दिया, ये पता है ना क्या डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, गिवन टाइम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर ऑफ राइट्स, अनऑथराइज, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एक्चुअल एंटिसिपेटरी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये फैक्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच के है, या तुरंत ट्रीट कर दे या वेट कर। इम्पॉसिबिलिटी मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, एग्जाम में पूछेगा भाई, 56 सेक्शन है। डैमेजेस जो पहले से फिक्स है, लिक्विडेटेड है, जो नेचुरल अराइज होंगे ऑर्डिनरी, जो ऐसे सरकमस्टांसेस पे हैं जहाँ आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट है, अपॉर्चुनिटी बताई गई तो स्पेशल होगा। एग्जाम्पलरी में डिटेक्टिव को होते हैं मैरी और डिसऑनर ऑफ चेक। एक मिनट, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सूट स्पेसिफिक और सूट परफॉर्मेंस, जहाँ मेरे को मनी से काम नहीं चलेगा, पर्सनल सर्विसेज है और यूनिक फीचर है। एक मिनट, क्वांटम मेरिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका कहाँ का क्वांटम मेरिट अराइज होता है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हुआ, ये बिकम्स वॉइड हुआ, मैं ऑलरेडी तुम्हारा काम कर चुका हूँ विदाउट एनी ग्रेटिट्यूड, एक तुम मुझे रोक रहे हो काम करने से, हमारे बीच में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो आधा काम हुआ तो आधे पैसे दो, ठीक है। और अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है तो बोलता है ना लमसम में अमाउंट ले चुका हूँ, बट तुमने क्योंकि खराब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैं तुमसे पैसे वापस ले रहा हूँ, डिडक्शन कर रहा हूँ। हो सकता है आपको क्लेम, कब कब क्लेम कर सकते हो, क्वांटम मेरिट जितना कहा उतना पैसा। एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, कहा गया, व्हेन, हाँ ये इसमें क्वेश्चन आता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, यही है उसमें, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर ये सब हो गया तो, डिस्चार्ज के पार्ट है। ठीक है, चलो देख के बताओ मुझे आप लोग, हेल्प होगा आपको बहुत ज्यादा।